नमस्कार बंधु, शब्दार्थ एवं भावार्थ में आपका स्वागत है। मैं आज एक विषय पर यह वीडियो बना रहा हूं और उसका उद्देश्य है कि भवन निर्माण बनाम राष्ट्र निर्माण, यानी भवन निर्माण में क्या क्या कठिनाई होती है और राष्ट्र निर्माण में क्या क्या कठिनाई होती है, इसकी हम थोड़ा अपने बुद्धि विवेक के अनुसार हम समीक्षा करते हैं। सबसे प्रथम बात तो यह ध्यान में रखना होगा कि अगर हम किसी टूटे फूटे घर में रह रहे हैं और हमें बहुत कठिनाई हो रही है, तो कितने ही पैसे की व्यवस्था हम भले ही कर लें, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पुराने वाले घर को तोड़ते हैं और हम अपने रहने की व्यवस्था को दुर्व्यवस्था में बदल देते हैं। जैसे कि कहाँ खाना खाएंगे, कहाँ भोजन करेंगे, कहाँ सोएंगे, बाल बच्चे कहाँ सोएंगे, परिवार के लोग कहाँ सोएंगे, क्या खाएंगे, रोजी रोटी कैसी चलेगी, हमारी आर्थिक स्थिति कैसे होगी, किस किस से हमको क्या क्या चीज़ सहयोग में मांगना होगा, किस किस से उधार मांगना होगा, किस किस से किसी प्रकार की बातें भी सुनने हो सकती है। तो ऐसी इस प्रकार से पहले ही अपने घर को अपने ही हाथ से तोड़ते हैं और फिर गृह निर्माण में लग जाते हैं। और गृह निर्माण में हमें जितनी भी कठिनाइयों का सामना करना होता है, हम उन कठिनाइयों को सामना करते हैं। और क्यों कम करते हैं और इसके पीछे की सोच क्या है, एक उत्साहपूर्वक हम उसको झेलते हैं ताकि आने वाला भविष्य मेरे और मेरे परिवार के लिए, मेरे बाल बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो, ताकि वह सुख का जीवन व्यतीत कर सके। अब थोड़ा सोचिए कि हमारा कारोबार उस समय में थोड़ा ठप हो जाता है या फिर स्थगित हो जाता है या फिर धीमा हो जाता है। हमारे साथ कई प्रकार के आर्थिक व्यवस्थाओं को अव्यवस्था में बदल जाती है और उसको हम ठीक करना चाहते हैं और भवन भी निर्माण होता रहे। कहाँ सोते हैं, कहाँ खाते हैं, कहाँ पीते हैं, इन सब बातों की व्यवस्था को देखते हुए हम तब एक भवन का निर्माण करते हैं और तब हमें अपनी आत्मसंतुष्टि मिलती है कि आज हम एक भवन निर्माण करके हम बढ़िया भवन में रह रहे हैं। एक अभिभावक होने के नाते यह ध्यान रखना पड़ता है कि मजदूर आने से पहले उसकी सारी व्यवस्थाएं हो जाए, उसके हमारे बाल बच्चे कहाँ सोएंगे उसकी व्यवस्था हो जाए। सबों के सोने के बाद वो सोते हैं और सबों के जगने से पहले वो जग करके अपने सारे कार्यों को पूरा कर लेते हैं और तब उनके भवन का निर्माण कार्य निर्बाध गति से चलता रहता है। अब इसी को सापेक्ष मानकर अगर हम राष्ट्र निर्माण की बात करें तो फिर सोचना पड़ेगा कि आज हमारे पास एक ऐसे मजदूर हैं, यानी भवन निर्माण के लिए एक मजदूर अच्छा रखना पड़ता है ताकि भवन मजबूत भी बने, सुदृढ़ भी बने, सशक्त भी बने और सुंदर भी बने। ठीक उसी प्रकार अगर आज हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो राष्ट्र निर्माण के लिए हमको भी अच्छा मजदूर चाहिए, अच्छा शिल्पकार चाहिए, अच्छे कारीगर चाहिए, जिससे कि हमारा देश निर्माण हो सके, राष्ट्र निर्माण हो सके, जिसमें हम गौरव कर सकें कि नहीं, हम जिस राष्ट्र में आज हम रह रहे हैं पहले की अपेक्षा हम बहुत सुखी संपन्न राष्ट्र में रह रहे हैं। और इसके लिए त्याग करना होगा। और त्याग क्या करना होगा, आपको आर्थिक स्थिति से गुजरना होगा। आपको सबसे पहले अपने ही देश को सुदृढ़ करने के लिए देश की कुव्यवस्थाओं को सबसे पहले सुदृढ़ करना होगा। इसमें हंसने और उपहास उड़ाने और दूसरों को मजाक उड़ाने से नहीं काम चलेगा। क्योंकि भवन निर्माण में अगर हमारा पुत्र यह कह दे, हमारा परिवार यह कह दे कि ये खराब हो रहा है, वो खराब हो रहा है, अगर कोई गड़बड़ी हो और तब उसे इंगित किया जाए तो अच्छी सलाह माना जाता है। लेकिन जब यही अच्छे कर्मों को अगर दुर्व्यवस्था में बदलना चाहे तो बड़ा कष्ट होता है कि हम किसके लिए कर रहे हैं। तो आज हमारे राष्ट्र निर्माण में जो हमारे शिल्पकार लगे हुए हैं, इससे पहले हमारा देश किसी दूसरे देशों पर आश्रित हुआ करता था और आज हम स्वाभिमान राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। जब कभी भारत की कोई पूछ नहीं हुआ करती थी, उस समय में अन्य प्रकार के नियम कानून बना बनाकर हम लोगों को ऊपर बड़े ही दुर्व्यवस्था में डाला जा रहा था।
और आज अगर यह राष्ट्र पूरे विश्व को एक मार्गदर्शन के रूप में उभर कर आ रहा है, मार्गदर्शक के रूप में उभर कर आ रहा है, तो ऐसे शिल्पकार को हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। अभी बेरोजगारी अगर थोड़ी सी बढ़ गई है, थोड़ी महंगाई बढ़ गई है, तो राष्ट्र के निर्माण में इस महंगाई को आत्मसात करिए, इस बेरोजगारी को आत्मसात करिए। अभी आलोचना का समय नहीं है, बल्कि समालोचना का समय है कि हम देखें कि हमारे राष्ट्र निर्माण में हम और कितना सहयोग कर सकते हैं। अरे अभी तो पेट्रोल अगर 500 रुपये लीटर हो जाए, गैस अगर 1500 रुपये सिलेंडर हो जाए, या फिर कड़वा तेल चाहे 500 रुपये लीटर हो जाए, फिर भी एक एक व्यक्ति जो राष्ट्र निर्माण के सच्चे समर्थक हैं, उन्हें यह महंगाई नहीं डिगा सकती है। उसे कोई माय का लाल डिगा नहीं सकता है, बल्कि उसका एक लक्ष्य होता है कि हम जिस शिल्पकार को रखे हुए हैं, जिसे हमने वोट देकर चुना है, वो शिल्पकार हमारे राष्ट्र को परम वैभव की चोटी पर पहुंचा रहा है। तो फिर इसमें हमारा क्या योगदान होना चाहिए? अरे हमको तो लगता है कि अभी भी हमारे शिल्पकार हमको कहें, हमारे शिल्पकार कौन है? अभी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं राष्ट्र के, और वो चाहे किसी भी पार्टी को हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन राष्ट्र निर्माण तो मेरा हो रहा है। कल हो के वो अगर इस पद से हट जाएंगे, लेकिन मेरे राष्ट्र से मुझे कोई नहीं अलग कर सकता है। तो ऐसे राष्ट्र निर्माण में मेरा राष्ट्र निर्माण होगा, मैं सुख से रहूँगा, मैं अच्छे राष्ट्र का एक नागरिक कहलाऊंगा। इसके लिए मुझे 1500 ऊपर से अगर देना भी पड़े, तो राष्ट्र भक्तों की भारत में कोई कमी नहीं है। 2, 4, 5, 10 उचक्के भले ही राष्ट्र को तोड़ने और उसको खंडित करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हों, तो रचने दीजिए। हम समस्त राष्ट्र भक्तों से अपील करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस राष्ट्र निर्माण में जितना भी सहयोग हो सके, महंगाई की मार सहना पड़े, बेरोजगारी की मार सहना पड़े, सोने उठने बैठने खाने पीने की लाले भी पड़ जाएं, फिर भी राष्ट्र निर्माण से पीछे नहीं हटना है। और यही हम समस्त राष्ट्र भक्तों से निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया एक शेयर अवश्य करें, ताकि राष्ट्र भक्तों को लगे कि नहीं, हम भी राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं। चाहे इसके लिए मुझे लोग अंधभक्त कह दे, चाहे कुछ भी कह दे, यह मुझे स्वीकार है और मुझे गौरव है अंधभक्त कहलाने का, कि हम अंधभक्त हैं, किंतु मेरे राष्ट्र के निर्माण में कोई भी बाधाएं उत्पन्न होगी तो हम उसको किसी भी हाल में सहन नहीं करेंगे, बल्कि उसका हम नाश कर देंगे। और यही सपना लेकर हम अच्छे राष्ट्र की एक कल्पना कर रहे हैं, और इसमें सबका सहयोग, सबका साथ, सबका विकास चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।